गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं हूँ आपका दोस्त कोच फटो चैटर्जी और आप देख रहे हैं CBSE क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 कल्चरल चेंज को सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसको पहले जाके विजिट कीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे वापस आइएगा, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। टॉपिक 2.3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन जो एक टर्म है वो MN श्रीनिवास ने कॉइन किया था। आप ब्रीफली कह सकते हो कि मतलब द प्रोसेस बाय विच अ लो कास्ट, मतलब एक लो कास्ट का जो बंदा है या फिर एक ट्राइब का जो पब्लिक है या फिर पीपल ऑफ अदर ग्रुप्स दोज फॉलो कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजीज एक्सेट्रा, जिनका एक लाइफ स्टाइल है जो यूजुअली आप सोचोगे थोड़ा डाउन ट्रॉडन वे में है, वो जो हाई क्लास पीपल है उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलरली ये जो आपके हाई क्लास पीपल होते हैं, ये बेसिकली आप इनको द्विजा कास्ट बोलोगे, जो ट्वाइस बॉर्न होते हैं। सो अगर आप टेक्निकली डेफिनेशन देखें तो क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ लो कास्ट और ट्राइब और अदर ग्रुप टेक्स ओवर द कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ अ हाई and in particular a twice born द्विजा कास्ट। वो तो जो लो कास्ट होते हैं या फिर जो ट्राइब्स होते हैं, ये लोग ऐसे लोगों को इमिटेट करते हैं या उन लोगों की कॉपी करते हैं जो एक द लाइफ जी रहे हैं, वो आर लाइक द ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर जो ट्वाइस बॉर्न्स होते हैं, हु आर हैविंग सुपीरियर कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स और आइडियोलॉजी। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज मैनी फोल्डेड. Its influence can be seen in language, literature, ideology, music, dance, drama, style of life and rituals. तो इसके इतने सारे फोल्ड्स हैं जिनको आप बोल सकते हो कि इन सारे फैक्टर्स में आपको संस्कृताइजेशन का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस दिखता है। It is primarily a process that takes place within the Hindu space, though Srinivasa argued that this was visible even in sects and religious groups outside Hinduism. Studies of different areas, however, mostly show that it operated differently in different parts of country. तो मतलब आप किस बारे में स्टडी किए अलग अलग हमारे देश के जगहों पे, तो ये पता चला है कि जो ये सेंसिटाइजेशन के कंसेप्ट है या इसके जो बारे में हम लोग सोचते हैं या समझते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में इसके बारे में अलग धारणा या फिर अलग आइडियोलॉजी बिलीव की जाती है कि ये ऐसा है कि ये वैसा है। तो जैसे आप देश में अलग अलग जगह जाओगे तो संस्कृताइजेशन का डेफिनेशन और मीनिंग कॉमन मैन के लिए भी बदलता रहता है। इन दोज एरियाज वेयर अ हाईली संस्कृताइज्ड कास्ट वाज डोमिनेंट, द कल्चर ऑफ द एंटायर रीजन वेंट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ संस्कृताइजेशन। तो एक ऐसी एरिया जहाँ पे मतलब हाईली संस्कृताइज्ड जो तुम्हारे कास्ट थे, जो बहुत हद तक हायर कास्ट को कॉपी करके उन जैसे बन चुके थे, अगर ऐसे लोग उस एरिया में डोमिनेंट रहे तो वो सारा का सारा जो रीजन था या सारा का जो गांव था, एरिया था, वो एक तरह से सर्टेन संस्कृताइजेशन के अंदर गया। इन रीजन्स वेयर द नॉन संस्कृतिक कास्ट वेयर डोमिनेंट, इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रॉन्गर। तो ऐसे जगह जहाँ पे मतलब लोगों ने मतलब सपोज आप मान लो कि हेड जो उनके गांव का हेड है, गांव का प्रधान है, उसकी फैमिली ने किसी को कॉपी नहीं किया, मतलब अगर वो दलित है तो वो दलित ही रहे, वो जाके ब्राह्मणों को कॉपी नहीं किए, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, उस गांव में दलितों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। तो यही होता था, वहाँ पे दलितों का इन्फ्लुएंस बढ़ गया और इसलिए आप इस प्रोसेस को कि मतलब ऐसी जगह जहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट ज़्यादा डोमिनेंट है, उस कारण पूरे का पूरा रीजन नॉन संस्कृतिक इन्फ्लुएंस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसको कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ डीसंस्कृताइजेशन। देयर वर अदर रीजनल वेरिएशंस टू। इन पंजाब कल्चरली संस्कृत इन्फ्लुएंस वाज नेवर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पंजाब में जो आपको कल्चरली सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस है वो कभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहाँ तक क्या बोल सकते हो कि लेट 19th सेंचुरी, मतलब अगर आप 19th सेंचुरी के 100 सालों को आप 4 हिस्सों में भाग किए, मतलब 4 क्वार्टर्स में, तो मतलब आप कहोगे कि अंटिल द 3rd क्वार्टर्स, मतलब आखिर के कुछ 25 सालों के आसपास तक 19th सेंचुरी के पंजाब में पर्शियन इन्फ्लुएंस वाज द डोमिनेंट वन। Srinivas argued that the Sanskritization of a group has usually the effect of improving its position in local caste hierarchy. तो श्रीनिवास ये बिलीव करते थे कि एक ग्रुप का संस्कृताइजेशन इस बात को डायरेक्ट इफेक्ट या उस पर इम्पैक्ट करता है कि वो ग्रुप या वो पब्लिक
किस हद तक अपना पोजीशन अपने लोकल कास्ट हायरार्की में इम्प्रूव या डेवलप कर सकती है। आइदर एन इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ द ग्रुप कंसर्न्ड or higher group self-consciousness resulting from its contact with a source of great tradition of Hinduism, such as pilgrim center or monastery or a proselytizing sect। तो वही बात हो रही है कि मतलब ऐसे किसी को कॉपी करने से क्या होता है। देखो अगर आज दलित आज किसी ब्राह्मण को कॉपी कर रहा है तो वो ब्राह्मण तो नहीं बन जाएगा, कास्ट वाइज तो वो मरते दम तक दलित ही रहेगा। देखिए पॉइंट कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि कास्ट सिस्टम में मैं भी बिलीव नहीं करता, बट द पॉइंट इज जो ये सब लोअर कास्ट हाई कास्ट लोगों को कॉपी करते हैं उनका मोटो क्या होता है, उनका मोटिव क्या होता है। पॉइंट यही है, अगर एक लोअर कास्ट बंदा अपनी फैमिली के साथ एक हायर कास्ट बंदे को कॉपी करे तो उसकी लाइफस्टाइल, उसका एजुकेशन परस्यू करना। देखिए जैसे एक अगर क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन या रिक्शा वाले का जो बेटा होगा, आप क्या सोचेंगे कि वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा, वो ज़्यादा पढ़ेगा नहीं। पर अगर उस रिक्शा वाले के दोस्त होंगे जो थोड़े अमीर हो, बिजनेसमैन हो, उनके बच्चे आप देखोगे कि पूरी एजुकेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पे पढ़ रहे हैं, तो इसी से क्या होगा, वो जो रिक्शा वाला है वो अपने दोस्त की बराबरी करने के लिए या अपने दोस्त से कुछ अच्छी बातें सीख कर उसे कॉपी करने के लिए वो भी अपने बच्चे को पढ़ाएगा, जिस कारण ना उसका फ्यूचर, उसके फैमिली का जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइटन अप होगा। लाइफस्टाइल चेंज होती है, एजुकेशन परस्यू करने का जो चाह होती है, जो मतलब रहता है कि हाँ हमें और एजुकेटेड होना है, हमें और अच्छी लाइफस्टाइल लीड करनी है, ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है, और इनको एक वाइटल इंपॉर्टेंस देना भी बढ़ता है। फिर वो लोग जो आप समझोगे कि ये सब जो छोटे जात होते हैं वो लेसर ट्रेडिशंस होते हैं, बट बाई गेटिंग मतलब जो एक लेसर ट्रेडिशंस के लोग जब ग्रेट ट्रेडिशन आपके ब्राह्मण क्षत्रिय के ट्रेडिशंस को कॉपी करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे लेसर ट्रेडिशंस में नई नई चीज़ें ऐड होती हैं उनके ट्रेडिशन में, जिस कारण द ग्रेट ट्रेडिशन और लेसर ट्रेडिशन के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है। ट्रेडिशनली द डोमिनेंट कास्ट पनिश्ड दोज लो कास्ट व्हिच वर ऑडेसियस इनफ टू अटेम्प्ट इट। मतलब वही बात है कि मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था, मतलब आज के ज़माने में कहीं कभार हम लोग देख लेते हैं कि मतलब मोस्टली ये पहले के ज़माने में होता था कि जो लोग मतलब ऐसे चू करते थे कि जो रेबल्स होते थे कि नहीं हमने बहुत साल बिता लिए झुक झुक कर, दर्द सहकर, अब हम भी आप जैसे रहेंगे, हम भी हाई कास्ट जैसे बिलीव करेंगे, रहेंगे और एक लाइफ लीड करेंगे। तो ऐसी सोच रखने वाले और ऐसी चीज़ें बोलने वालों को भी जो हाई कास्ट वाले पंडित या क्षत्रिय होते थे, यूजुअली पहले के ज़माने में क्षत्रिय राजा होते थे एंड पंडित्स वेर ब्राह्मण्स, तो ये लोग बहुत सिवियर पनिशमेंट्स देते थे ऐसे लोगों को। कुमुद पावड़े इन हर ऑटोबायोग्राफी रिकाउंट्स हाउ अ दलित वुमन बिकेम अ संस्कृतिक टीचर। तो ये सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि उसकी लाइफ में कितनी तकलीफें हैं, इस कारण ही एक बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफी बनी, जबकि ऐसा स्टोरी है, मतलब ये स्टोरी उस रिलेटेड है कि एक लो कास्ट बंदी कॉपी करके, मतलब कॉपी मतलब आई डोंट थिंक इट इज कॉपी, मतलब किसी से इंस्पायर होके एक अच्छा रिस्पेक्टेबल ग्रुप से मिलजुल के वो एक संस्कृत के टीचर बन गए। संस्कृत पे पहले उन्हीं की पकड़ थी जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, पर अभी इन्होंने भी उस पर पकड़ ले ली। इससे क्या हो सकता था कि मतलब अगर वो संस्कृत समझने लगी तो जो हमारे लिटरेचर थे जो मतलब सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बने थे और वो लोग अपने हिसाब से छोटे वैश्य और दलितों को एक्सप्लेन करते थे कि तुम्हें ये करना है, तुमसे भगवान ये चाहता है। अब ऐसे लड़कियां जैसे ये अभी हम इस स्टोरी में हमने देखा, इसके ऑटोबायोग्राफी में हम लोग देख रहे हैं कि वो संस्कृत टीचर बनी, तो उसको संस्कृत आता है तो वो समझ पाएगी कि क्या भगवान सही में ये चाहता है, क्या बुक में ये असली में दिया हुआ है या फिर वो ब्राह्मण लोग ऐसे ही हमको उल्लू बनाते हैं। द रिजल्ट इज दैट ऑल्दो आई ट्राई टू फॉरगेट माई कास्ट इट इज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, एंड देन आई रिमेंबर एन एक्सप्रेशन आई हर्ड समवेयर, व्हाट कम्स विद बर्थ बट कांट बी कास्ट ऑफ बाय डाइंग दैट इज कास्ट। तो मतलब कास्ट ना एक तरह से आपके साथ परछाई जैसा चलता है कि आप जिस दिन पैदा हुए आपके साथ आपका कास्ट और परछाई दोनों आ जाते हैं, और ये दोनों ही आप मरते दम तक क्या मरने के बाद भी आप अपने शरीर से नहीं जुदा कर सकते। संस्कृताइजेशन सजेस्ट अ प्रोसेस whereby people want to improve their status through adoption of names। तो मतलब इसके ज़्यादातर केसेस हम क्या देखते हैं, कॉपी करने के ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं कि जो लो कास्ट लोग होते हैं दे अडॉप्ट सम सर्टेन हाई क्लास नेम्स एंड कस्टम ऑफ कल्चरली हाई प्लेस ग्रुप्स। द रेफरेंस मॉडल इज यूजुअली फाइनेंशियली बेटर ऑफ इन बोथ द एस्पिरेशन और डिजायर टू बी लाइक द हायर प्लेस ग्रुप occurs only when people become wealthier। Sanskritization एक concept है that has been criticized at several levels। One,
It has been criticized for exaggerating social mobility or the scope of lower caste to move up the social ladder. So other words में अगर बात करें, simpler words में इसकी बात करें, inequality continues to persist though some individuals may be able to improve their positions within the unequal structure. तो मतलब इनइक्वालिटी हमेशा ही परसिस्ट कर रही थी इस देश में, इस दुनिया में. सिर्फ एक चेंज आया है कि मतलब जो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अपना स्टेटस को, अपने पोजीशन को हल्का सा इम्प्रूव कर सकते हैं. 2. It has been pointed out that the ideology of Sanskritization accepts the ways of the upper caste as superior and that of those lower caste as inferior. Therefore, इसका जो desire to imitate the upper caste is seen as natural and desirable. 3rd, Sanskritization seems to justify a model that rests on inequality and exclusion. तो संस्कृताइजेशन ऐसे मॉडल को यूजुअली जस्टिफाई करता है जो यूजुअली आपके दो आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूशन. तो ये दोनों ही आप कह सकते हो एक तरह से सोशल इवल्स है, पर इनको जस्टिफाई करता है संस्कृताइजेशन. Therefore, to be able to look down on some groups just as the upper caste look down on the lower caste, ये खुद एक बात ही ना प्रिविलेज का मार्क बन गई. सो द मार्क ऑफ प्रिविलेज क्या हुआ कि मतलब वो अबिलिटी to look down to someone like the upper caste or upper class people would look down to the lower caste or lower class. 4. Since Sanskritization is the adoption of upper caste rites and rituals, it leads to practices of secluding girls and women, or adopting dowry practices instead of bride price, and practicing caste discrimination against other groups, etc. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मतलब अभी जो हायर कास्ट होते हैं उनमें डाउरी प्रैक्टिसेस होते हैं, तो ये डाउरी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया एंड दे रिप्लेस द ब्राइड प्राइस सिस्टम जो आई गेस लोअर कास्ट लोग फॉलो करते थे. तो ऐसे ही होने लगे, या तो आप कुछ नई नई कास्ट और राइट्स और रिचुअल्स को अडॉप्ट करने लगे, या फिर जो आपके पुराने रिचुअल्स थे आप उनको रिमूव करके, उनको फॉरगेट करके नए रिचुअल्स को और राइट्स को अपने अंदर समाने लगे. 5th, the effect of such a trend in that the effect of such a trend is that the key characteristics of Dalit culture and society are still being eroded. The very worth of labor which lower caste do is degraded and rendered shameful. तो ये जो लोअर कास्ट लोग जो लेबर करते थे, काम करते थे, किसी की हेल्प करते थे, या फिर आप बोल सकते हो किसी के घर के सर्वेंट्स थे या स्लेव्स थे, ये एक तरह से मतलब अभी इस चीज़ों को ही बोल दिया गया कि ये लोग शेमफुल थे. देखिए ये लोग भी ये काम ही करते थे. दे यूज टू सेल देयर हार्ड वर्क, दे यूज टू सेल देयर टाइम. वो लोग दूसरों के लिए काम ही करते थे. हम कुछ चीज़ें बनाकर बेचते हैं, हम कोई चीज़ को, हम लोग हमारे एबिलिटीज़ को बेचते हैं, हम जो सीखते हैं हम वही कुछ करते हैं, या फिर हम जो खाना उगाते हैं हम उसे बेचते हैं. सिमिलर वे में जो लोअर कास्ट लोग थे, ये जो अपनी मेहनत थी, ये लोग मेहनत को बेचते थे, अपने काम करने की क्षमता को बेचते थे. पर इस आइडियोलॉजी को स्लेवरी, सर्वेंटशिप, सर्विट्यूड और ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स डाल के एक तरह से शेमफुल और डिग्रेडेशन वाला फील दे दिया कि अरे लोअर कास्ट लोग हमेशा बहुत गंदा काम, छोटा काम करते थे. आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वर्क्स, क्राफ्ट, artisanal abilities, knowledge, forms of medicine, ecology, agriculture, husbandry. मतलब मैं अगर गिनाते बैठूँ तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी. These all are regarded as useless after the industrial revolution and in today's industrial era. With the growth of the anti-Brahmanical movement and the development of regional self-consciousness in the 20th century, there was an attempt in several Indian languages to drop Sanskrit words and phrases. तो इन संस्कृत आइडियोलॉजी, इन संस्कृत वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस जो हम लोग कई सारे आजकल की रोज़मर्रा की बातों में या फिर टेक्स्ट में जो बहुत बड़े लोग बातें करते हैं, उनकी बातों से हम लोग हटाने की कोशिश करने लगे. कई सारे लैंग्वेजेस से ऐसे संस्कृत के वर्ड्स या फ्रेजेस को हम ड्रॉप करने का स्टार्ट किए थे. अ क्रूशियल रिजल्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास मूवमेंट वॉज टू एम्फसाइज द रोल of secular factors in the upward mobility of caste groups and individuals. In the case of dominant caste, no longer any desire to pass for the Vaishyas, Kshatriyas and Brahmanas was there. On the other hand, it was prestigious to be member of a dominant caste. उन्हें अभी ये नहीं हो गया था कि मतलब
हमें वैश्यास के ऊपर जाना है, क्षत्रियास के ऊपर जाना है, उन्हें ब्राह्मण्स के ऊपर जाना है, या उनके सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, पानी चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रह गई थी। अब बात यहाँ पहुँच गई थी कि मतलब अपर क्लास, अपर कास्ट, ये सारे जगहों में रहना इज अ प्रेस्टिजियस मार्क, मार्क ऑफ सुपीरियोरिटी, मार्क ऑफ प्रिविलेज। तो इसकी बात हो गई थी। मतलब इतने सालों के डाउन ट्रॉडनशिप, बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन के बाद उनको कुछ बदला नहीं लेना था। उन्हें बस उनके क्लब, आप बोलते हो ना 100 क्लब फिल्म, 200 क्लब फिल्म, तो मतलब आप बोलते हो क्लब, एक एलीट क्लब, तो इस क्लब का मेंबर उन्हें होना था, बिकॉज दिस वुड बी प्रेस्टिजियस स्टेप। बस। वेस्टर्नाइजेशन, हम लोगों ने अभी तक ना, आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके बारे में फिर भी पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न colonial past, you have seen how it often has brought about changes that were paradoxical and strange. तो ऐसे भी हमने कई चेंजेस के बारे में पढ़ा है जो थोड़े बहुत पैराडॉक्सिकल थे और चेंज स्ट्रेंज भी थे। M.N. Srinivas defines westernization as the changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule. The term subsuming changes occurring at different levels: technology, institution, ideology, and values. There were different kinds of westernization. Westernization के ऐसे कई types है. One kind refers to the emergence of a westernized subcultural pattern. तो ये westernized subcultural pattern जो होता है इसका एक emergence के बारे में ये first type speak करता है through a minority section of the Indians who first came in contact with the western culture. तो ये ऐसी minority section है जो western culture के सबसे पहले contact में आई थी. This included the subculture of Indian intellectuals who not only adopted many cognitive patterns or ways of thinking and styles of life, but also it supported these expansions. Many of the early 19th century reformers were of these kind. The box shows the different kinds of westernization. तो ये बॉक्स 2.2, बॉक्स 2.3, इन दोनों में आप देख सकते हो कई टाइप के वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो आप अपने फ्री टाइम पे इनको पढ़ सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। There were therefore there were therefore small sections of people who adopted Western life styles or were affected by Western ways of thinking. Apart from this, there has been also the general spread of Western cultural traits, such as the use of new technology, dress, food, and changes in the habits and styles of people in general. तो इन वेस्टर्नाइजेशन के कारण ही, इसके इम्पैक्ट के कारण ही हमारे लाइफ में हमारे जो ड्रेसिंग वेज है, हमारे फूड कल्चर है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इनहेबिटेंस है, हम कैसे टेक्नोलॉजी को अपने साथ रखते हैं, हम किस टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं, और हमारा हैबिट्स, ये सब चेंज होता है। Westernization does involve the imitation of external forces of culture. Apart from the ways of life and thinking of the West influence Indian art and literature. तो हमारे थिंकिंग और हमारे आइडियाज को ही नहीं, पर वेस्ट के आइडियोलॉजी ने हमारे इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर को भी इम्पैक्ट किया था। आर्टिस्ट लाइक रवि वर्मा, अबंद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय were all grappling with the colonial encounter. The box captures the many ways that styles, technique, and the very theme of an artist like Ravi Verma were shaped by Western and indigenous traditions. तो बॉक्स 2.4 में आप एक पिक्चर देख सकते हो। इससे आपको क्या दिखेगा कि रवि वर्मा जो थे उनका वेस्टर्नाइजेशन की तरफ एक ऐसा इंक्लिनेशन दिखा है जिस कारण हम उनके पेंटिंग्स को उस हिसाब से हम समझ सकते हैं और उस चीज़ को हम लोग रियलाइज करते हैं। इज वेस्टर्नाइजेशन the only reason for generational conflicts, and are these all conflicts necessarily bad? तो आपके घर में आप देखोगे कि आप जिस स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते होगे, जब आप छोटे थे आपके मॉम डैड और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में कभी कभी नोक झोंक होती होगी कि लाइक दे यूज्ड टू से कि भाई हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल गुरुकुल स्कूल्स में पढ़े हैं जहाँ पे हम लोग हिंदी गाने, हिंदी लिटरेचर, हिंदी आर्ट्स, हम लोग मतलब हिंदी मतलब तो हमारा हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, हिंदुइज्म नहीं एक्चुअली, हमारे देश में तो कई सारे कल्चर्स है, लाइक द हिंदुत्व है या हमारा हिंदी, हमारे देश के लिटरेचर्स के बारे में पढ़ते थे या फिर हम अपने मदर टंग के बारे में पढ़ते थे। पर अभी बाहर जाके इंटरनेशनल स्कूल जितने बनते जा रहे हैं हिंदी से और अपने मदर टंग से बच्चों की दूरियां उतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, बट वी आर गेटिंग अ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एक्सपोजर जो पहले के टाइम पे पॉसिबल नहीं था।
तो इसलिए ये जनरेशनल गैप हम देखते हैं। बट इससे ये जो हर बार ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जनरेशनल कन्फ्लिक्ट्स, इससे हम बच्चे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कभी ना कभी हमारे मदर टंग या हमारे रिच कल्चर के बारे में कुछ सीखते हैं, और वो भी आज के मॉडर्न एरा के बारे में कुछ ना कुछ हमसे या हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब एक पिक्चर ही कितना सब कहता है कि बच्चे आर डांसिंग इन द वेस्टर्न सॉन्ग्स, गिटार बजा रहे हैं, टैप डांस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ दे आर अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर। और यहाँ पे जो उनकी ग्रैंड मदर है, शी इज लाइक डूइंग पूजा एंड शी इज नॉट एक्सेप्टिंग ऑल दिस। उनके फेस पे अपन एक रिंकल फेस देख सकते हैं, लाइक डिसअप्रूविंग सा फेस। तो वही एक पिक्चर यहाँ पे बहुत कुछ बता रहा है। अगर आप फ्री रहे कभी तो फिर अपने फ्री टाइम पे आप बॉक्स 2.5 को देख सकते हैं या उसे पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इस कंसेप्ट के बारे में और अच्छी जानकारी होगी। Srinivas suggested that while lower caste sought to be Sanskritized, upper caste sought to be Westernized. तो जैसे लोअर कास्ट जो थे वो संस्कृताइज होने की चेष्टा करते थे, मतलब अटेम्प्ट्स करते थे, अपर कास्ट यूज्ड टू sought to be westernized, उन्हें बाहर के देशों जैसे लोगों के जैसा बनना था। They wanted to be in the elite class but live a life like the westerners. Studies of Thias, स्टडीज बाय थिया, स्टडीज ऑफ थियास, थियास आप बेसिकली कह सकते हो कि मतलब किसी भी हाल में वो एक अपर कास्ट तो नहीं है। दे यूज्ड टू लिव इन केरला, शो कॉन्शियस एफर्ट्स टू वेस्टर्नाइज। Elite Thias appropriated British culture as a move towards a more cosmopolitan life that critiqued caste. Likewise, Western education also implied opening up to new opportunities for different groups of people in the Northeast. मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन, ये हम लोग ना पार्ट 3 में इसको स्टार्ट करेंगे। तो यह वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको मेरे ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में हमको अप्रिशिएट करते रहिए, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।